सुप्रभात में रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को सौगात देने जा रहे हैं। पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार 3 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने पंकज कुमार ने बताया कि विहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा राज्य उच्च पथ संख्या 102 का उद्घाटन होगा, जो भोजपुर जिले में पड़ता है। इसकी लागत 504.208 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमरपुर अकबर नगर SH 85 का उद्घाटन होना है। इससे भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिलों की यातायात में अत्यधिक सहायता होगी। घोघा पंजवारा SH 84, भागलपुर के साथ उदा किशुनगंज वीरपुर SH 91 का उद्घाटन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है। पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे पटना में, और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार 3 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। यातायात सुविधाएं काफी ज्यादा सुगम हो जाएगी। इसके अलावा पूरी तैयारी की गई है ताकि आने वाले वक्त में बिहार की सड़कें बिल्कुल मक्खन सी हो और यातायात की जो सुविधा है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता अरुण कुमार जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमाम जो सड़कें हैं, जो योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास करने जा रहे हैं? देखिए, जो आज कार्यक्रम है नीतीश कुमार का आज दोपहर में है और वर्चुअली माध्यम से समारोह के दौरान 4 राज्य को लोकार्पण करेंगे। और इस दौरान जो है कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री RK सिंह मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही जो बिहार सरकार के 2 डिप्टी CM हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, वो भी समारोह में शामिल होंगे। और चूंकि ये पथ निर्माण विभाग का कार्यक्रम है तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और जयंत राज, जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, ये भी मौजूद रहेंगे। और जिस इलाके में ये राजपथ बनने जा रहा है और जो निर्माण चल रहा है और कई जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है, तो उस इलाके के जो सांसद और विधायक हैं वो भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। ये जो कार्यक्रम है, चूंकि 4 राजपथ का बिहार के अलग अलग इलाकों में ये जो बन रहा है उसका लोकार्पण किया जाएगा और इसके निर्माण से जो संबंधित इलाके हैं उसमें सड़कों की जो व्यवस्था है, अभी कई इलाके हैं जहां सड़कों सही स्थिति में नहीं है और लोगों को परेशानी होती है, तो ये 4 सड़क का जब उपयोग हम लोग करेंगे तो उसका काफी फायदा होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि राज्य में जो सड़कें की स्थिति है वो दिनों दिन बेहतर हो रही है, और उस बेहतरी में ये जो 4 राजपथ की जो सड़कें हैं जो आम लोगों के लिए खुल जाएंगे तो उसका और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है यातायात की सुविधाओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये अहम फैसला, ये अहम सौगात पटना वासियों को। और पटना में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक अनलॉक 6 को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन की बैठक, बंद धार्मिक स्थलों में छूट मिलने की संभावना। तो बता दें कि राज्य में पहले से ही अनलॉक 5 को लेकर इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई सारी अहम जो जानकारियां हैं वो दी गई थी अनलॉक को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच आज अनलॉक 6 को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और जाहिर सी बात है, स्कूलों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उनमें राहत मिली है, उन्हें खोला गया है, लेकिन फिलहाल अगर हम मंदिर परिसरों की बात करें तो वो अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में जाहिर सी बात है, संभावना जताई जा रही है कि मंदिरों को खोलने को लेकर आज फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त पूरी खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है मरगूब, अनलॉक 6 में क्या कुछ खुलने की संभावना जताई जा रही है?
देखिए सुरभि, 26 अगस्त तक अनलॉक 5 चलेगा और जैसे आपको पता है कि आज 25 अगस्त है और आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अपने आवास पर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और वहां जो सहमति बनेगी उस सहमति को वो सीधे तौर पर राज्य के मुख्य सचिव को वहां से उस सहमति को भेज दिया जाता है। उसके बाद राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है। इस बैठक में गृह सचिव, विकास आयुक्त, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव और कई जिले के डीएम और अधिकारी जुड़ते हैं। इस बैठक में जिला से फीडबैक लिया जाता है कि संक्रमण की स्थिति कौन कौन जिले में क्या है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति बिहार में बहुत नियंत्रित है। तो इस बात की संभावना है कि अनलॉक 6 में कई और छूटें दी जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण छूट जो होगी, जो हमारे पास सूत्र बता पा रहे हैं कि धार्मिक स्थल को लेकर सरकार इस बार महत्वपूर्ण फैसला करने जा रही है। यानी धार्मिक स्थल को लेकर सरकार इस बार फैसला करेगी। धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड होगा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि मैन पावर की सीमा एक नियंत्रित करती जाएगी। लेकिन इस बार अनलॉक 6 में धार्मिक कह सकते हैं स्थान जो है खुलने जा रहे हैं, ये हमारे को पता पड़ा है। आज लगभग ये बैठक 12 बजे दिन में होगी, 12 से 1 बजे बैठक होगी। बैठक के बाद निश्चित तौर पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को जो बहुत महत्वपूर्ण ब्रेकिंग है उससे अवगत कराने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कुछ अहम निर्णय, कुछ अहम फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। जातीय जनगणना पर पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश पटना लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है और जातीय जनगणना पर 2 बार बिहार विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पास किया गया है। हम लोगों ने पूरी बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीएम मोदी से विधानमंडल दल की मुलाकात पर खुशी जताई है। वहीं उन्होंने मुलाकात को लेकर कहा कि जातीय जनगणना पर पीएम ने सभी की बात सुनी और अंतिम फैसला उनको ही लेना है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से बेहतर तैयारी कर रही है। पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग के स्टाफ की बहाली हो रही है, नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं, डॉक्टरों की बहाली भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और जो बातें उन्होंने कही है वो आप मीडिया के मित्रों के साथ उन्होंने शेयर भी किया है। मंगल पांडे जी, 3000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा, यह बड़ी बात होगी। 2500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000, 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी। और जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार का। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय गणना होने से ये पता लग जाएगा कि असली स्थिति में समाज में क्या कुछ हो रहा है, जिससे सभी की मदद की जा सकती है। जातीय गणना सिर्फ आरक्षण नहीं है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को बेचने और देश की आत्मा पर लगातार हमला हो रहा है। 2011 में सेंसस हुए थे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि फिर से गणना इसलिए होना चाहिए, देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है,
जातीय जातीय गणना जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा कि क्या असली स्थिति है हर समाज का। तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे? तो जरूरी है, एकदम जरूरी है। और झारखंड कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 24 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दी गई है। झारखंड में खुला विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी गई है। 7वें वेतन आयोग के संशोधन की अनुशंसा की गई है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता में वृद्धि करने की बात है। वहीं जुलाई 2021 से इसे प्रभाव में लाया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत पोशाक आहार में संशोधन को स्वीकृति मिल गई है। अब 6 दिन बच्चों को अंडा दिया जाएगा। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संशोधन किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी तरजीह दी गई है। रांची के हुंड्रू फॉल के आसपास 21 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव होता है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव होंगे। कुल 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरण में वोटिंग कराए जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि बिहार में कब और कहां पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सबसे पहले फेज की अगर बात की जाए तो 24 सितंबर को 10 जिले 12 प्रखंड। दूसरे फेज की बात करें तो 29 सितंबर 34 जिले 48 प्रखंड। तीसरे फेज में 8 अक्टूबर के दिन मतदान होंगे 35 जिले 50 प्रखंड। चौथे फेज की बात करें तो 20 अक्टूबर 36 जिले और 53 प्रखंड में कराए जाएंगे मतदान। पांचवें चरण में 24 अक्टूबर की तारीख रखी गई है। 38 जिले 58 प्रखंड और छठे चरण में 3 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे 37 जिलों में 57 प्रखंडों में। सातवें चरण में 15 नवंबर 37 जिलों में 63 प्रखंडों में। आठवें चरण में 24 नवंबर की तारीख है 36 जिले 55 प्रखंड में। नौवें चरण में 29 नवंबर के दिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 35 जिले और 53 प्रखंड में। 10वें चरण की बात करें तो 8 दिसंबर 34 जिले 53 प्रखंड। 11वें चरण की बात करें तो 12 दिसंबर 20 जिले और 38 प्रखंडों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहले चरण में किन किन जगहों पर चुनाव कराए जाएंगे तो बता दें कि कैमूर के कुदरा, मुंगेर के तारापुर में चुनाव है। रोहतास के दावत और संझौली में वोटिंग। गया के बेलागंज, खिजर सराय में मतदान होगा। नवादा के गोविंदपुर और औरंगाबाद में चुनाव होगा। और इसके अलावा जहानाबाद के काको और जमुई के सिकंदरा, अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर में चुनाव कराए जाएंगे। बांका के धौरैया में पहले चरण में चुनाव संपन्न होगा। बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड है उनमें सष्टम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी। उसका कोई हम लोग पे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण ये है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में जहाँ पे जितनी तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और संथाल परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी शुरू होना किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि एम्स राज्य के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं गोड्डा सांसद ने इस अवसर पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि इस एम्स से क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वर्षणे ने कहा कि देवघर के देवीपुर में बनी एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य परामर्श देना है। डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मूलतः परामर्श ओपीडी है जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही इमरजेंसी सेवा ली जाएगी। उसका आज उद्घाटन हो गया। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और विभाग की कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग
के तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए हम लोग करने के लिए। एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। की तरह कल से सुबह से शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने आपको डॉक्टरों के बैठने का रोस्टर ऑलरेडी कल दिया हुआ है और कुछ अखबारों में मैंने आज देखा भी है, तो वह हमारे डॉक्टर रोज़ बैठेंगे। 13 विषयों के चिकित्सक रोज़ बैठेंगे। सैटरडे को थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन बाकी 5 दिन 8:30 से 10:30 बजे तक पंजीकरण होगा। जो मरीज 8:30 से 10:30 के बीच में पंजीकृत हो जाएंगे, अभी संख्या हम 200 का टारगेट रख रहे हैं कोविड को देखते हुए कि बहुत भीड़ ना हो। हमारे चिकित्सक उन सबको देख के उठेंगे। धीरे धीरे हम इसको ऑनलाइन और फ़ोन से अपनी बुकिंग करने का प्रावधान भी करेंगे, क्योंकि हर आदमी यहाँ के भी परेशान ना हो, उसका भी प्रावधान करेंगे। आगे हम लोग कैशलेस की पद्धति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि कैशलेस होना चाहिए हर जगह, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने उसको बात की हुई है कि हम सारा प्रोसीजर कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरा कैशलेस प्रोसीजर है शुरू कर दिया जाए। और जेएमएम ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति का विरोध किया है। रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने रेलवे के साथ कई विभागों का केंद्र सरकार की तरफ से निजीकरण किए जाने का विरोध जताया और इसे गलत तक ठहराया। पार्टी महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, उससे एक दिन देश पूंजीपतियों के हाथों बिक जाएगा। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि इस देश के राजमार्ग पूंजीपतियों के नाम हो जाएंगे और प्राइवेट एजेंसियां भी मनमाने तरीके से टोल टैक्स वसूलेंगी। अब खेला शुरू हुआ है। कोविड काल में जब रेल बंद हो गया परिचालन, उसके बाद से भी लगातार परिचालन हो रहा है, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन हो गया और किराया 1.5 से 2 हो गई। तो लोगों को तो समझ में आ रहा है। और प्राइवेट एजेंसियां मनमाने तरीके से टोल टैक्स ले रही हैं और इसी को लेकर सुप्रीमो ने पूरी तरह से अपनी बातों को रखा। और आगे बढ़ते हैं, झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक मुलाकात में राज्य में बीजेपी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के पटमदा के गोबर घूसी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जिले और राज्य के उन बच्चों का बेहतर देखभाल करने का प्रयास कर सकते हैं जिन जरूरतमंद बच्चों की देखभाल की जरूरत है। खूंटी जिले में 3000 से अधिक बच्चों को चिन्हित किया गया है और उन परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया। आज ये कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम जिले में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। खूंटी जिला में इसके पहले हुआ और एक कई बिंदुओं पर आंकड़ा बाल कल्याण से संबंधित जो समस्याएं उभर करके सामने आती हैं, उसमें बहुत सारे जैसे कोविड से प्रभावित हो या कोई अनाथ बच्चे हो या कोई इस तरीके से जिनको।
और गोड्डा के पत्थरगामा में लगातार पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी बालू उठाव कम नहीं हो रहा। लेकिन अब जिला उत्खनन पदाधिकारी मेघलाल टुड्डू, पत्थरगामा अंचला अधिकारी संतोष बैठा, पत्थरगामा पुलिस निरीक्षक बलवीर सिंह और थाना प्रभारी बलिराम रावत ने जेसीबी की मदद से रास्ते में खुदाई कर दी है ताकि अवैध खनन पर रोक लगे। दरअसल अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और गोड्डा में ललमटिया थाना क्षेत्र के चित्तरकोठी मेन रोड पर सड़क हादसे में 35 वर्षीय बोनी घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से महगामा अस्पताल पहुंचाया गया। घायल की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बोल रहे थे कि ईटा बनाए हैं तेलगामा में हम लोग, तो उसके लिए कस्टमर खोजने के लिए। अच्छा, तो कब सूचना मिली आपको इनके घायल होने की? अभी जस्ट 10 मिनट पहले। अभी कहाँ पे लेके जा रहे हैं? यहीं से महागामा रेफरल अस्पताल से ही जवाब मिला कि इसको गोड्डा रेफरल अस्पताल ले जाना है। मरीज बेहोश है, और इसके कान से खून वगैरह भी आ गया है, मुंह से आ रहा है, अंदरूनी चोट भी है। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गूड़ा बांधा में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। डुंगरी पहाड़ के रास्ते वो केन बम को सुरक्षा कर्मियों ने बरामद किया है। हालांकि जिस रास्ते पर केन बम मिला है, बताया जा रहा है कि उस रास्ते पर बम को लगाया गया था। उसी रास्ते में एसटीएफ के जवान और जिला पुलिस बल एलआरपी पर निकलने वाले थे, लेकिन केन बम की सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता की टीम पहुंची और बम को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल जांच में जुट गए। मुजफ्फरपुर पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन के बड़े भाई अफगानिस्तान से मुजफ्फरपुर लौटे, जिसके बाद उनका कोविड जांच किया गया। पूर्व मेयर के बड़े भाई ने बताया कि वो इंडियन एयरलाइंस से इंडिया पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की स्थिति बहुत खराब है। दस का बैच बना रहे हैं क्या? हमें अभी जो है एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद, हमारे इमिग्रेशन होने के बाद हमारे पासपोर्ट को उन्होंने रख लिया और कहा कि आप क्वारंटाइन में जा रहे हैं। एलएनसी कोई करके एक जगह है, वहां नजफगढ़ में वो कैंप में क्वारंटाइन करेंगे। अब बात यह है कि जब हम नेगेटिव हैं तो क्वारंटाइन क्यों करेंगे, और हम जहां क्वारंटाइन करेंगे हो सकता है वहां हम पॉजिटिव हो जाएं। तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि ये गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप क्यों ले रही है, इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है। अननेसेसरी का हरासमेंट है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।